मेरे साथ हैं गुल और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ समीना और मेरे साथ हैं गुल और हम फिर हाजिर हैं आज अपना प्रोग्राम लेकर बातों ही बातों में, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात अपनी कम्युनिटी के डिफरेंट पर्सनालिटी से करवाएं, उनसे कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। तो समीना, प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए आज की बात से। आज की बात में तो गुल जैसे ऐसे चर्चा है, आपको मैं मुबारकबाद भी दूंगी, सबको मुबारकबाद दूंगी कि मास्क जो हैं वो उतर चुके हैं और हम लोग जो है अब अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि ऐसी अब दोबारा ये ना हो, ऐसी नौबत ना आए कि हमें दोबारा मास्क लगाना पड़े। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सबको मुबारक हो। आपको क्या लगता है मास्क? मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मास्क से मैं जैसे फील करती हूँ कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। बड़ी आज़ादी एक तरीके से हो गया था ना कि एक आदत पड़ गई, आदत बन गई है, लेकिन सम टाइम जो है वो उससे अजीब सी इरिटेशन और घबराहट होने लग जाती है। लेकिन अभी जब बाहर जाएं, गैदरिंग में जाएं, तो दिल चाहता है मास्क यूज़ करें। बता, मैं तो कभी कभी कहती हूँ चलो अच्छा है मास्क है ना, लिपस्टिक भी ना लगाओ तो चल जाता है। नहीं, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग स्टोरी है कि सर पर कवर कर लो कि कलर ना वाइट नज़र ना आए, ये वे जो भी। लेकिन ये कि मास्क से अब बाहर जाते वक्त ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है मास्क लगाया हुआ, वो पता नहीं इनकम्प्लीट से लग रहा है, लगता है कुछ भूल गए जी, बड़ी मुश्किल से। अभी कल मैं किसी गैदरिंग में गई थी तो मैं बहुत ही अजीब सा फील कर रही थी कि विदाउट मास्क। वही एक 2 साल से हमारे, पहले हमें मास्क डालने में जरा भूल जाते थे, अब मास्क उतार के जाते तो लगता है कुछ भूल गए। पर्स में देख रहे, गाड़ी में रखे हुए हैं अभी भी बहुत कि भाई डालने पड़ गए तो कहीं चल जरूरत पड़ गई तो नहीं, पर्स में तो रखे हुए। लेकिन वही आदत है ना, एक जो चीज आदत पड़ती है फिर उसको दोबारा उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि रमजान स्टार्ट होता है तो एकदम मुश्किल लगता है, उसके बाद रमजान खत्म होने लगता है तो बिल्कुल इतनी आदत हो जाती है रोजे की कि बस के आदमी जो है ना रोज रमज़ान के बाद भी कहता है थोड़ी सी और लंबी हो जाते, रोज रमज़ान तो बड़ी होती। और तो नाजरीन, हमारा तो आज एक मेन खास बात तो आज यही थी कि सबको बात ये बताना था कि हम लोग जो है वो अब हमारे कंट्री जो है उसमें कनाडा में भी मास्क की पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। बहुत सी जो गैदरिंग्स थी वो दोबारा शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान से पहले बहुत से शादियां बहुत हो रही हैं। गुल भी हमारी बहुत बिजी हैं, गुल को तो मुझे बड़ा टाइम लेना पड़ता है आजकल क्योंकि गुल बहुत बिजी है माशाल्लाह। अभी बैक टू नॉर्मल सब कुछ हो गया है माशाल्लाह, और इस वजह से ये कि सारे मतलब ईद से रमज़ान से पहले की तैयारियां, वेदर चेंज हो गया है उसकी तैयारियां, तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। अगर आप लोगों ने भी गुल से कुछ करवाना है ना तो आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लें क्योंकि बहुत बिजी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि संडे को मार्च 27 को आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से ईद एग्जीबिशन वेडिंग एक्सपो हो रहा है मिसेस आगा कन्वेंशन सेंटर में, और उसमें जो है काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, फैशन शोज़ हैं और बहुत कुछ हैं। तो जो भी हमारे ऑन्टेरियो में लोग हैं जो आना चाहते हैं एग्जीबिशंस के लिए, वो ज़रूर मिसेस आगा कन्वेंशन सेंटर में आए। आवाज़ एंटरटेनमेंट का शो हो रहा है वेडिंग एक्सपो, और वहाँ पर हमारी पूरी टीम होगी, हमारा काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं और काफ़ी लोग होंगे। तो हम चाहेंगे कि आप सब भी वहाँ हो और हमारे साथ इसको ज्वाइन करें। क्या स्पेशली आफ्टर 2 ईयर, हाँ 2 साल बाद, 2 साल से इसका इंतजार था सब लोगों को और बहुत से हो रहे हैं और आखिरी हफ्ता है मेरे ख्याल से, राइट? हाँ आखिरी हफ्ता है और इसके बाद तो फिर हमारा रमजान शुरू हो जाएगा। तो आखिरी हफ्ता है और आखिरी हफ्ते से मेरा कहने का मतलब ये है कि आखिरी हफ्ता है और मार्च भी है ना, छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं बच्चों के स्कूलों की, लेकिन एग्जीबिशन में आइए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ और हमसे मुलाकात कीजिए। हमारी पूरी टीम उधर होगी और हम आपका इंतज़ार रहेगा। इसके साथ साथ मैं ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगी, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज हम, क्योंकि आज हमने जिस शख्सियत को बुलाया है वो जो है कम्युनिटी की अगेन जानी पहचानी शख्सियत हैं। उनका फाइनेंशियल एजुकेशन से ताल्लुक़ है, वो जो है अपनी अच्छी खासी उन्होंने जो है ना सीनियर हैं, काफ़ी अरसे से उनको एक्सपीरियंस है और उनको जो है ना उन्होंने काफ़ी लोगों को मदद की है। मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन से मतलब है कि वो आपको बताते हैं कि उनके वो यहाँ पर हमें जो रहने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से अपने आप को अपने फ्यूचर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि नॉर्मली हमें नहीं मालूम होती। तो फाइनेंशियल एजुकेशन थी कि आपको बताएंगे कि आप अपने लिए किस तरीके की प्लान्स और किस तरीके से अपनी लाइफ
वो मुश्किलों से बचाने के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। तो हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं और मिलते हैं सैयद हैदर साहब से। बैक नाज़रीन, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज हम आपकी मुलाकात एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर शख्स से मुलाकात कराएंगे। इनका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है और बहुत अरसा है, बहुत एक्सपीरियंस है और उनका नाम है सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू आवर स्टूडियो। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज मिलके और हमें लग रहा है कि हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है, तो आज सबसे पहले आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करा दें कि आपका, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया लोगों को कि हमारी आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बड़ी सीनियर से मुलाद है, बड़ी एक्सपीरियंस्ड शख्सियत से। तो आज आप हमें पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप कब से हैं, कब कनाडा आए, क्योंकि हमें सबको ये पूछना पड़ता है कब कनाडा आए, क्योंकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन होती है कि कब कनाडा आए हैं, कैसे आप रह रहे हैं, किस तरीके से आपने ये फील्ड में आप आए हैं। अच्छा चलें, आपने तो पूरी हमारी स्टोरी पूछ ली, लेकिन बहुत शॉर्ट में जल्दी से मैं बता देता हूँ कि जी कनाडा मैंने इमिग्रेशन तो 97 में लिया था, मिडिल ईस्ट से मैं आया था। फिर उसके बाद यहाँ आया, काफ़ी अच्छा किया, सब किया, लेकिन दोबारा मिडिल ईस्ट चला गया था। और चूँकि हमारे नाजरीन जो हैं वो ज़्यादातर साउथ एशियन है, तो वो क्रिकेट से रिलेट करते हैं, तो एक तरह से कह लीजिए ये मेरी सेकंड इनिंग है। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 2006 में फिर चला गया था यूएई, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मतलब 9 साल रहने के बाद जी आपने। जी ठीक है जी, अच्छा बिजनेस था, सारी चीजें थी। फिर जब बच्चे बड़े हुए तो एजुकेशन जो है मिडिल ईस्ट में जाहिर सी बात है वो क्वालिटी नहीं है जो यहाँ है, ठीक, तो फिर 16 में हम लोग दोबारा वापस आए। ठीक है। और फिर उसके बाद से अच्छा ना, आपने भी 10 ईयर से वर्क पर कर 10 साल यहाँ रहे, फिर 10 साल दोबारा मिडिल ईस्ट, अब फिर आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो जब आप 2016 में आए तो फिर आपने जी यहाँ बहुत सी चीजें देखी हमने बिजनेस के हिसाब से, और अच्छा बिजनेस में कर रहा था, मेरे दूसरी भी चीजें वो भी करता रहा। तो फिर मैंने क्या महसूस किया कि देखिए एक तरह से फिर वही क्रिकेट के ज़बान में कि मैं अपनी इनिंग्स ऑलमोस्ट खेल चुका था, तो मैंने कहा अब मुझे कम्युनिटी को कुछ गिव बैक भी करना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या महसूस किया कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। तो जिस प्लेटफॉर्म से मैं काम करता हूँ, जहाँ काम करता हूँ, वहाँ उनका स्लोगन ही यही है कि नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, और फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। और फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ना, वो यूं कह लीजिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट ए ड्रीम, इट्स अ प्रायोरिटी। इट्स अ प्रायोरिटी। आपको जरूरत है कि एक अच्छा प्लान हो आपके पास कि आपने करना क्या। तो लोग जो हैं आमतौर से यहाँ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हर एक के पास है, लिए हुए हैं लोगों ने, लेकिन इमोशनल एक तरह से कहिए डिसीजन ले लिया है बिना जानकारी के। कहीं बैंक में गए, उसने कहा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लिया, या फैमिली के कोई फ्रेंड मिल गए, उन्होंने कोई चीज बता दी, वो कर लिया। तो विदाउट द नॉलेज लोगों के पास मतलब एक चीज लेनी है, चलो ले लो, क्या करनी है ये नहीं पता। नहीं, देखिए कितना जबरदस्त इनका पॉइंट है, क्योंकि वाकई जब इंश्योरेंस हम लोग बाय करते हैं तो बस किसी ने, फ्रेंड ने फोर्स कर दिया, फोर्स मीन के उन्होंने बताया, तो कुछ बातें पता होती हैं, कुछ नहीं है। हाँ, और इसके साथ साथ RESP है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, चीजें हैं। तो मैं उसी पर आ रहा था। तो ये देखें कितना अच्छा आपने एक वो किया। नहीं, मसला ये होता है ना कि हम आते हैं ना, तो इस मुल्क में कुछ लोग ये कहते हैं कि अच्छा इंश्योरेंस के बगैर आपको घर नहीं मिलता, मॉर्गेज नहीं मिलती, आपको गाड़ी नहीं मिलती। तो जिसने जहाँ चूना लगाया आप पहुंच गए, राइट। जल्दी में आपने ले भी लिया, और आपने अब 1 साल के लिए अटक भी हो जाते हो, राइट। तो इन द मीन टाइम अगर आप ले ली भी है, तो आप उसको मालूम करो कि आपको क्या कवरेज है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो जो हम लोगों का काम है वो टोटली एजुकेट करना कि आपने कुछ किया हुआ है, बहुत अच्छा किया है, तो इसको अब आप ठीक और बेहतर कैसे कर सकते हैं, रिटर्न ज्यादा ले सकते हैं। जी, क्या ले सकते हैं। जैसे अभी जैसे हम लोग की बातचीत चल रही थी कि
इंसान की जो ग्रोथ होती है, एज होती है, उसके हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे। बिल्कुल। तो नाजरीन, मैं आपकी जी। बात काटूंगी यहाँ पे। नाजरीन, मैं चाहूंगी ज्यादा वो ना करूं ताकि मेरे पास भी टाइम बच जाए, और हमारे पास आपको पता है एंड ऑफ द आवर टाइम नहीं रहता है। तो मैं वर्ड से यहाँ स्टार्ट करूंगी हैदर साहब से कि हैदर साहब, आप मुझे ये बताएं, अब जैसे हमने फाइनेंशियल एडवाइस की और मैंने इसलिए आपको रोक दिया कि मैं चाह रही थी कि जो टॉपिक है उसको हम, जी। एक बड़ा टॉपिक है जी। तो हम इसको जल्दी से स्टार्ट कर दें। तो अब आप जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन का आप कह रहे हो, तो अब आप हमें ये बताएं कि जैसे हमारी जिंदगी के 3 पड़ाव होते हैं, एक बचपन होता है, एक अधेड़ जवानी जी। होती है, और एक बुढ़ापा होता है। जी। तो अब आप बताएं कि हमारे नाज़रीन को, सुनने वालों के लिए, क्या है, आप एक जो पेरेंट्स यंग हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो सबसे पहले किस तरीके से अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए आप क्या एजुकेट करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और वाकई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी में एजुकेट करने की। और लोगों को एक सोच ये है कि वेल्दी बनने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, ये हो, लेकिन ऐसी बात नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप ट्रस्ट करें कि छोटी छोटी बचत से जो है, सेविंग से, वो आप अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को कैसे अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, कैसे रिच कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ गवर्नमेंट का प्लान है कनाडा में, एजुकेशन प्लान, कि कोई भी पेरेंट जो भी देता है एजुकेशन प्लान में, उसका 20% गवर्नमेंट देती है। अच्छा, ऐड ऑन करती है? जी, ऐड ऑन करती है। अच्छा। लेकिन उसमें लोग जो हैं, उन लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि वही जो मैंने कहा, इमोशनली या किसी के रेफरल पर हाँ। चीज ले ली, और ये मालूम नहीं उसको। मैं नंबर्स के हिसाब से जैसे मिसाल दे दूंगा कि एजुकेशन प्लान ऐसे भी हैं कि जिसमें मान लीजिए अगर $100 बेबी बॉर्न हुआ है और पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं, तो जब वो यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह जाएगा तो उसको अराउंड $27,000-28,000 मिलेंगे। राइट। लेकिन वही सेम $100 अगर सही जगह नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया तो $45,000-50,000 डबल ऑलमोस्ट। ओके। तो ये एजुकेशन नहीं है लोगों के पास। हाँ, मैं इस बात पे आपकी वो जी। करूंगी, मतलब आपकी बात पे सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा, मैं यही सुनती हूँ कि अगर आप सॉल्व करोगे तो जब तक बच्चा यूनिवर्सिटी तक जाता है, 17-18 साल का होता है, 25-26 हज़ार आपके हाथ में होते हैं। ये तो नॉर्मल सुना है। 40-50 का मैंने नहीं सुना। $45,000-50,000 होंगे। अच्छा। जी, बिल्कुल। वो और सही जगह, वही सही एजुकेशन होनी चाहिए, और कुछ नहीं है। वो भी कंपनी कनाडा की है जो ये करती है, ये भी कंपनी कनाडा की। तो एजुकेशन की वजह से, और यही नहीं, मैं आपको एक वही, चूंकि नाजरीन को आइडिया होगा तो मैं उनको एक नंबर्स के हिसाब से बताने की कोशिश ज्यादा कर रहा हूं ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे चाइल्ड बेनिफिट है, वो नॉर्मली अगर आप देखिए नॉर्मल फैमिलीज का 500 के आसपास आता है पर पर्सन के। पर नहीं, कुछ लोगों को तो 600 आता है, जिनकी क्या कहता है वो आपकी, हमें तो कभी आया नहीं, तो मुझे पता नहीं है। इनकम कम है। अदरवाइज 400 प्लस तो आता ही आता है। अच्छा। तो अब आप ये बताएं कि जैसे प्लान है, हम लोग के पास एक वेल्दी चाइल्ड प्लान है, जो आमतौर से यहाँ की बहुत कम्युनिटी, जो रिच कम्युनिटीज हैं, वो डे 1 से करती हैं कि बेबी बॉर्न हुआ 4th ईयर से उन्होंने, लेट्स से फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि $300 पर मंथ उसका उन्होंने देना शुरू कर दिया। उसका जब 18 ईयर कंप्लीट हुआ, वहां से पैसा आना बंद हो गया, वो प्लान पे ऑफ हो जाता है। अच्छा। पे ऑफ हो गया। अब अच्छा। पेरेंट को $1 भी नहीं देना है। अच्छा। एंड विल यू बिलीव कि वो बच्चा जो है अपनी पूरी जिंदगी में अराउंड 700,000 इंजॉय करेगा और 300,000 नेक्स्ट जनरेशन को जनरेशनल वेल्थ पास ऑन करेगा। ये कैसे होगा? ये सम टाइम लोगों को ताज्जुब है, सुनते नहीं, लेकिन लोग करके आए हैं, कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि वेल्दी पेरेंट्स की बात कर रहे हो या नॉर्मल पेरेंट्स? नॉर्मल पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ ना, छोटा सा कि उसने मान लीजिए 300 पर मंथ दिया, तो 300 ही पर मंथ तो मैं कह रहा हूँ अप टू 20 इयर्स, और जो रिटर्न है वो ये रिटर्न है, यानी साल का 3600 दिया और 20 इयर्स टोटल $72,000 इन 20 इयर्स दिया जो बनता है, और पूरी लाइफ में जो एंजॉय करेगा अराउंड 700,000।
वाह। और 300,000 नेक्स्ट जनरेशन। तो वो कैसे तो- करते हैं? मींस यू पुट द मनी इन गुड रिस्क के नो नो इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं, कहाँ डालते हैं? नो। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये चीजें ये वेल्दी होल लाइफ एक प्लान है जो यहाँ की कई कंपनीज करती हैं। अच्छा, उनके यहाँ जो है आप कर सकते हैं और उसमें तो आप ये यहाँ पे return- कैसे हेल्प करते हो? अगर कोई आपको पूछे तो आप कैसे हेल्प करते देखिए, हैं? हमारी जो कंपनी है वो इस तरह से है कि हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अच्छा। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर इन होल नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जो जमाना है, थोड़ा सा मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं, वो डिस्ट्रीब्यूशन का है। राइट। हम किसी पर्टिकुलर कंपनी से नहीं बिलोंग करते हैं। जैसे अमेज़न है आपका, जैसे वॉलमार्ट है, राइट उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता। राइट। द सेम वे हमारे साथ मोर देन 60,000 लाइसेंस हैं होल नॉर्थ अमेरिका में, अच्छा, और हम लोगों को सर्व करते हैं एंड वी आर नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमारे पास चाहे ए कंपनी हो, बी कंपनी हो, सी कंपनी, हमारे लिए क्लाइंट का इंटरेस्ट फर्स्ट है अच्छा जी, कंपनी का नहीं। ये तो भी कोई बुराई नहीं है, 50 भी डाल दे तो मैं तो बिल्कुल, कहती हूँ बिल्कुल, महीने की बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बुराई नहीं बिल्कुल। है, क्योंकि माँ बाप क्या करते हैं, बिल्कुल बहुत सारे agree, इनके हाँ। बच्चे होते हैं, पैसे आ रहे होते हैं तो वो इधर उधर निकल जाते हैं। तो अगर हर बच्चे के, मैं तो कहूँगी $50 भी अगर आप अपने बच्चे के लिए किसी उसमें डाल दो इन्वेस्टमेंट में तो बहुत काम आते हैं, बहुत ज्यादा काम आते हैं। आप समझ लो 50 का $300 मिले थे, 50 का टॉय दिला दिया। एक तरीके से स्पोर्ट्स सेविंग जब तक कोई नहीं करता बहुत अच्छा बात point नहीं आपने आती। कहा। व्हाट डू यू थिंक? सही है ना? देखिए, आपकी की बात को, बल्कि मैंने आप माशाल्लाह से काफी नॉलेज रखती हैं, वरना मैं इस बात को आगे मेंशन करने जा रहा था कि ये जो सेविंग है, देखिए, बाय फोर्स होती है, हाँ। और एक जो है वो बाय चॉइस होती है। तो सेविंग आपको ज्यादा दिन में जो फायदा देती है वो बाय फोर्स फोर्स ही होती है, आप भूल जाओ उसको लेके। मॉर्गेज है जैसे आपकी, और चीजें हैं। हाँ। लेकिन अगर बाय चॉइस है तो वो कभी पैसा निकाला, कभी रख लिया, कोई चीज आ गई खर्च कर दिया, तो वो फिर सेविंग नहीं होती। राइट। और यहाँ वही आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, और ये स्टैटिस्टिक कनाडा की रिपोर्ट है, कोई हमारी कंपनी की या आम नहीं है, कि ड्यू टू द लैक ऑफ प्लानिंग कनाडा में 91% लोग जब एज 65 पे पहुंचते हैं कुछ नहीं होता। तो ड्यू टू द लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन फाइनेंशियली फेल फेल रहते हैं, बहुत ज्यादा वो फेल रहते हैं। सिर्फ एजुकेशन की वजह से, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज जैसे कनाडा का जो एवरेज इनकम है वो 52,000 है, अगर आप गूगल करें तो देख सकती हैं। लेकिन उसी के प्लान है कि उसी में अगर सही तौर से प्लानिंग कर दिया जाए बिल्कुल, तो उन्हें रिटायरमेंट तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब बच्चों का आपने बताया कि भाई फोर्स सेविंग करो, और फोर्स सेविंग करके जब तक कोई यूनिवर्सिटी जाते हैं, और यूनिवर्सिटी के बाद भी जो जाते हैं तो दे विल हैव गुड बेनिफिट्स, राइट? और ये प्लान जो है यूनिवर्सिटी तक ही महदूद होता है। नहीं, वो एजुकेशन प्लान वहां तक होगा। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरा जो वेल्थ प्लान है वो उनको पूरी लाइफ वो उसको एंजॉय करेंगे। तो उसके लिए पूरी लाइफ तक पेमेंट करनी पड़ेगी? नहीं, मैं यही कह रही जो एजुकेशन प्लान है, देखिए यहाँ दो चीजें मैं क्लियर कर दूं, जिसको कहते हैं RESP, रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग राइट प्लान। तो वो जो है उसमें गवर्नमेंट 20% देती है, और जो 18 ईयर्स को प्लान खत्म हो जाता है, राइट, उसके आगे गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं मिलता। ठीक है। लेकिन जो वेल्थ प्लान मैंने बताया है उसमें देना सिर्फ 20 ही ईयर्स तक है, लेकिन बच्चा एंजॉय पूरी लाइफ करेगा। तो उसके लिए अलग पेमेंट होगी, या मतलब उसी 50 को ही आप ले रहे हो? नहीं, वो तो अलग अलग है, दोनों 50 इसके और 50 उसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन कर दें। राइट। तो मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ कि फिर लोगों को ना कहेंगे कि क्या कह रही, तो मैं थोड़ा क्लियर पब्लिक के लिए करना चाह रही हूँ कि अगर आप, मैं 50 इसलिए बोल रही हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि चलो कोई के पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो $50 जो है अगर आप डाल रहे हो तो यू कैन पुट 25 टूवर्ड्स एजुकेशन एंड 25 टूवर्ड्स वेल्थ, राइट? अब लेकिन आपको गवर्नमेंट $50 पर ही 20% देगी, वरना लोग कहेंगे 25 पे 10% देगी। थोड़ा सा एजुकेशन प्लान पे गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन आपने वो $50 को ही आप डिस्ट्रीब्यूट करके देते हो कि कहाँ आपने डालने हैं पैसे, राइट? तो इसको हम कहते हैं एजुकेशन प्लस वेल्थ प्लान, राइट? अच्छा, अब आप मुझे बताएं, चले माँ बाप ने बच्चों के लिए तो कर लिया, पहुंच गए 18 साल बाद, इसके बाद जब ये जाते हैं यूनिवर्सिटी में और उनके पास कोई प्लान नहीं है, सपोज मेरे जैसे माँ बाप हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, बच्चों को कोई एजुकेशन प्लान नहीं बना के दिया,
अब क्या करें वो जब बच्चे यूनिवर्सिटी तक चले गए? देखिए एक तो यहाँ क्योंकि 80% गवर्नमेंट को जी, ये बच्चों को यही होता है ना, जी, गवर्नमेंट दे देगी लोन, स्टूडेंट लोन, वो जी, ये नहीं पता जी, होता कि सारी जिंदगी भरनी पड़ती जी, है। जी 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 वो तो देखिए एक तो अभी डिजाइन किया है, बल्कि लोगों को कवर करने के लिए लास्ट वीक ही आया एक प्लान। जैसे इंडिया से काफी स्टूडेंट्स आते हैं, ये आते हैं, तो अब वो यहाँ काम करते हो। कभी कभी बहुत ट्रेजेडी अभी दिल हिलाने वाली, अगर आपको याद है, एक हफ्ता पहले हुआ कि 5 बच्चे जो है वो चले, वो भी थोड़े दिन पहले एक बच्चे ने स्ट्रेस से सुसाइड भी कर लिया। तो उसके लिए अभी एक कंपनी है, उसने लॉन्च किया स्टूडेंट प्लान। अच्छा जी, तो वो स्टूडेंट्स को किस तरह से कवर करती है, या स्टूडेंट आगे जाके कैसे रिच हो जाएंगे, वो प्लान है। उसके बाद जो देखिए शुरू होता है फिर, जैसा आपने पूछा कि एडल्ट जब एजुकेशन से, क्योंकि माँ बाप ने एजुकेशन प्लान लिया हुआ था, उससे उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली अपनी। राइट। जब वो खुद निकलेंगे तो उन्हें अपना प्लान करना है लॉन्ग टर्म, अपने रिटायरमेंट, या कल को वो घर लेना है उनको, आगे और एक्सपेंसेस हैं, तो उसके लिए भी जो है वही वेल्थ प्लान जो है वो लेना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन साथ में 2-3 चीजें और बहुत इम्पोर्टेंट। मैं यहाँ पर जो है ना आपसे बराबर दोबारा स्टार्ट करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक मिस हुई है चीज। तो नाजरीन, मैं यहाँ लेती हूँ छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आती हूँ और दोबारा वहीं से शुरू करूंगी, लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछूंगी। मुझे लगता है आप लोगों को भी इसी क्वेश्चन का इंतजार होगा। तो मैं लेती हूँ एक ब्रेक और आती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी बहुत आ रहा है और क्वेश्चंस बहुत हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये एक वक्त में ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, राइट। लेकिन चलें, हम जहाँ तक जाते हैं, जहाँ तक हम पूछ सकते हैं हम पूछेंगे, और इसके बाद अगर हमें हुआ तो हम दोबारा भी आपको कहेंगे कि आप आएँ और हमें बताएं। तो अब आप मुझे ये बताएं, आपने ये बोला कि इंडिया से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रही थी, इंटरनेशनल कहीं से भी इंटरनेशनल, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया है कि यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी बना हुआ ये प्लान? के भी देखिए यहाँ बहुत से गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, सपोर्ट हैं, लेकिन वही नॉलेज की बात आ जाती है। जैसे RRSP है, वहाँ पैसा कहाँ डाला जा रहा है, किस तरह प्रीफर्ड वे में पैसा जो है वो टैक्स फ्री और टैक्स एफिशिएंट वे में निकालेंगे, ये सारी नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। RRSP के अगेंस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन लिया जा सकता है फर्स्ट टाइम जो होम बायर हैं, तो ये सारी एजुकेशन होनी चाहिए। इसी तरह टैक्स फ्री अकाउंट है जहाँ ग्रोथ के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। फिर जिंदगी के जो और चीजें हैं उसमें लोगों को बहुत सी यहाँ नॉलेज दी है, जो लिविंग बेनिफिट्स हैं। हाँ, जैसे इंश्योरेंस को ये लोग ये समझते हैं, जो हम लोग आए हैं अपना बैक होम से, कि वो डेथ के बाद ही पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट इस कंट्री में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर आदमी ट्रू लॉन्ग जी रहा है तो भी वो पैसे का को एंजॉय करेगा, और खुदा न खास्ता टू शॉर्ट है तो लायबिलिटीज कवर हैं और बेनिफिशियरी को चीजें जाएंगी। उसके बाद जो है लिविंग बेनिफिट्स का लोगों को बहुत सा मालूम नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर क्रिटिकल इलनेसेस हैं, यहाँ 25 काइंड की क्रिटिकल इलनेसेस जो है वो कवर होती, कि अगर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया और 30 डेज तक अगर सरवाइव कर गया तो लम सम पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से लोग कह देते हैं कि भाई इलाज तो फ्री है, इलाज फ्री है, लेकिन किसी को मान लीजिए हार्ट का कुछ हुआ और जब घर वापस आया, क्योंकि 95% लोग अब सरवाइव करते हैं हार्ट में और स्ट्रोक में, तो उसको बाकी चीजें कहाँ से होंगी, उसकी ग्रोसरी कहाँ से जाएगी, क्योंकि डॉक्टर तो कह देगा अभी आप 6 महीना काम पे नहीं जा सकते, उसकी मॉर्गेज कहाँ से जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है जो लोगों को पता नहीं है, क्रिटिकल इलनेस। इसी तरह डिसेबिलिटी का है कि गिर गए, चोट लग गई, कुछ ऐसा हो गया, तो वो फिर उस दौरान उनका पेमेंट होता रहे। ये सारी चीजें लोगों को मालूम नहीं है। इंश्योरेंस का सुनते ही वो सोचते कि जैसे सिर्फ एक डेथ के बाद पैसा मिलेगा, नहीं। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा
इन्वेस्टमेंट है इस मुल्क में। और दूसरा ये ना कि चलो हम समझते हैं कि हमारा इलाज फ्री है, इलाज तो चलो सपोज कोई घर वाले, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई एक घर वाली है वो बीमार हो गई और मियाँ काम पे जा रहा है, तो वो अगर बीमार हो गई तो इलाज तो गवर्नमेंट कर देती है, लेकिन इलाज तो गवर्नमेंट सुबह इलाज करके शाम को बोलती है घर जाओ। अब घर जाके वो बंदी क्या करेगी, वो अपने बच्चों को देखेगी, केयर टेकर, तो आदमी को जॉब छोड़नी पड़ेगी। राइट, तो यहाँ तो हमारे बैक होम की तरह तो नहीं है कि घर में सारे बैठे हुए हैं, या अगर सब बैठे हुए भी हैं तो सब अपने अपने कामों में लगे हैं, सबके अपने बिल्स पे करने होते हैं। बिल्स ही बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर, तो उसके लिए जो आप बता रहे हो कि वो क्रिटिकल इंश्योरेंस है या ऐसी चीजें हैं, वो बिल्कुल लेना चाहिए। अभी कम्युनिटी में 2-3 लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हम लोग इसी फील्ड में हैं तो इसका बहुत एक्सपीरियंस करते रहते हैं। और बीमारियां तो ऐसी आती हैं कि एक सेकंड नहीं लगता बीमारियों को आते, खास तौर पे जब कैंसर है, ये चीजें हैं, और ये सब कवर्ड है उसमें। अच्छा, तो वही है, हम लोग एजुकेट करते हैं, और वही है कि हम पुश नहीं करेंगे कभी किसी को, एजुकेट कर दिया, बता दिया। अब देखिए हर एक एडल्ट है, राइट, उसका फैसला तो आप अपना फैसला खुद लेंगे। सही बात है। तो जो हमारा काम है स्पेशली इन फाइनेंशियल फील्ड, लोगों को एजुकेट कर देना। अच्छा, अब आपने यहाँ एक चीज बोली कि आप डॉक्टर ने जैसे डायग्नोस कर दिया कि सपोज XYZ को कैंसर है, तो 30 डेज तक वो सरवाइव कर गया जी, ये मैं समझी नहीं, तो उसको पैसे लमसम मिल जाएंगे, क्या मतलब? जैसे मान लीजिए 100,000 का उसने क्रिटिकल इलनेस लिया हुआ है, राइट, और डॉक्टर ने आज डिक्लेयर कर दिया कि इनको कैंसर है। अच्छा, अब वो 30 डे तक लाइफ रही, मतलब खुदा न खास्ता ऐसी स्टेज पे नहीं था या ऐसा था कि पास अवे हो गया बंदा। और कैंसर भी आपको पता है कि आजकल किस तरह से ट्रीट हो जाता है, ट्रीट हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर 30 डे तक वो सरवाइव किया है, जिंदा है, तो राइट अवे उसको जो है पेमेंट्स मिल जाती है, 1 लाख जितने का भी उसने किया पॉलिसी की भी वो उसको पैसा लिविंग बेनिफिट इसे कहते हैं, अच्छा, राइट अवे उसको। और उस पर टैक्स होता है? नहीं, ठीक है, ये भी पूछना है, पैसे पे टैक्स नहीं होता, ठीक है। तो अब ये है कि आपको कहने का मतलब है बच्चों के लिए आपने हमें बताया एजुकेशन और वेल्थ पे जाएं, और अब जो मिडिल एज के हैं, जैसे जो जॉब करते हैं या जिनका जो हाउस वाइफ है जिनके घर में, तो उनको ये सारी चीजें लेनी चाहिए, यानी कि इनको क्रिटिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, इनको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये चीजें लेना चाहिए। चले, ये तो सारा RRSP लेना चाहिए, TFSA करना चाहिए, अच्छा, और जो जैसा मैंने कहा वेल्थ अकाउंट वो होना चाहिए। बस वो यही है ना कि अगेन आप जब बैठते हो किसी के साथ तो आप देखते हो कि भाई, क्या आप बताते हो उसको कि भाई आपकी अगर चलो 2000 इनकम है, तो आप कैसे डिवाइड, उनका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। ये मैं पूछना वो मैं बल्कि आपके नाजरीन से यही कहूंगा कि आप हम लोग जो है वो फ्री में फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो कोई भी कांटेक्ट करेगा, हम ये नहीं कहेंगे कि आप ये जरूर ले लीजिए, ऐसा कर, फाइनेंशियल एनालिसिस करके आपको बता देंगे कि क्या क्या बेहतर है आपके लिए, क्या क्या आप अपने विद इन द बजट आप कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत से लोगों को सबसे पहले तो बजट प्लानिंग ही नहीं आती। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, बजट प्लानिंग का ही प्रॉब्लम होता है कि सबको ये तो पता है कि मैं तो एक बात ये कहूंगी कि पहली तारीख से लेके 30 तारीख तक हम बिल ही दे रहे हो। तो अब हमने बात की हैदर साहब के बच्चों का, हमें समझ में आ गया कि हम जो है अपने जिनसे भी हम लेते हैं उनसे हम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम उसकी ग्रोथ का रेट नहीं पूछते, ठीक है। इस वजह से हमें पता नहीं चलता कि ग्रोथ कब कितने हो रही है, और हम 1 साल 2 साल में उसका अंदाजा हो जाता है। दूसरा, फिर हमें पता चला जब सेकंड फेज में गए, हम बड़ी जवानी में गए, तो हमें क्रिटिकल इंश्योरेंस और ये वाले इंश्योरेंस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लोग हाउस वाइफ्स हैं या जो आदमी हैं, जो भी बीमार हो जाए, औरतें वगैरह या कोई भी, तो बैक सपोर्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट या इलाज तो कर देती है, आपके खर्चे तो नहीं देती, ठीक है। अब हम तीसरे फेज में आ रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास वक्त भी शॉर्ट है, तो मैं चाहूंगी कि तीसरे फेज वालों को हम ना छोड़ें, जो हमारी एज में आ गए हैं, जो सीनियर्स हो गए, वो क्या करें, क्योंकि सारी जिंदगी आपने बच्चे के लिए भी कर दिया, आपने जो है ना वो भी देख दिया, अपनी जवानी भी गुजार दी, और ये सोचा कि चलो अच्छा हो जाएगा, बीमार हो गए, ये हो गया। अब जब हम बूढ़े हुए तो हमारे पास तो इतनी पेंशन तो 80% लोगों के पास नहीं होती है, जिनके पास होती है, लेकिन बहुत के पास पेंशन इतनी नहीं होती, तो वो क्या करें? जी, देखिए उसमें एक तो उस वक्त की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हमको डिस्कस कर लेना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे
लोग घर पेड ऑफ कर चुके होते हैं, सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब वहाँ पर स्टेट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को ये नॉलेज नहीं है, 2-2, 3-3 प्रॉपर्टी ले ली है कि नेक्स्ट जनरेशन को जाएगी कैसे वो प्रॉपर्टी। जी, सिर्फ वो कह देते हैं हमने विल बना ली। नहीं साहब, विल तो आपके घर में बच्चों में डिस्प्यूट्स ना हो उस चीज को रिजॉल्व करेगी। अच्छा, लेकिन सीआरए के जो टैक्सेस हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन्स हुए हैं, ये सब चीजों की नॉलेज ही नहीं है लोगों को। तो वही आपको स्टेट प्लानिंग करनी है कि किस तरह से टैक्स प्रीफर्ड वे में नेक्स्ट जनरेशन को आप पास ऑन करेंगे, वरना ज्यादा से ज्यादा पैसा सीआरए को चला जाएगा। अच्छा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो लोग, चूंकि हम लोग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं, तो अब जब हम लोग पास अवे होना शुरू होंगे तो लोग बातें करेंगे तो ये बातें आएंगी। लेकिन हम लोग इसीलिए अभी से उसको एजुकेट कर रहे हैं कि देखिए आपने बना तो लिया है, लेकिन जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं, वो करेक्ट वे में हो जाए। तो स्टेट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ में मुझे अभी तक नहीं आया कि स्टेट प्लानिंग फर्ज करें जैसे किसी के पास 2 घर हैं, 3 घर हैं, राइट, और वो 70 साल का हुआ गया तो वो क्या करेगा फिर? वो विल भी है जी, विल है तो विल से कुछ, मैंने कहा ना, विल से बच्चों में झगड़ा नहीं होगा, बस ये होगा। अच्छा, अदरवाइज जो उसके कैपिटल, देखिए यहाँ का कानून जो है वो ये है कि एक घर जो है वो स्पाउस को रोल ओवर होगा और टैक्स फ्री। ठीक है। अगर दोनों चले गए हैं तो फिर बच्चों को, अगर बच्चे उसमें रह रहे हैं तो टैक्स फ्री चला जाएगा। अच्छा, ठीक। लेकिन अगर उसमें नहीं रह रहे हैं अच्छा, तो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा। और अगर सेकेंड प्रॉपर्टी है तो वहां तो हर हाल में टैक्स देना है। अच्छा, उसके बहुत से कानून हैं, यहाँ ओंटारियो का प्रोबेट है, सो मेनी थिंग्स प्रोग्राम में नहीं डिटेल बताई जा सकती। लेकिन वैसे भी अगर आप कोई चीज बेचते हो तो प्रॉपर्टी गेन होता है तो टैक्स तो लेती है गवर्नमेंट। देखिए, बेचती तभी ना, तो जब पास अवे हुआ उसके ऊपर मान लीजिए प्रॉपर्टी 5 लाख की ली थी और 2 मिलियन की सेल हो रही है तो 1.5 लाख पे प्रॉफिट हो तो 1.5 मिलियन पे आपको 1.5 मिलियन में भी हाफ पे टैक्स नहीं देना है, 50%। लेकिन 750 के 50% पे तो देना है ना। तो बच्चों के पास 3 लाख कितना होना चाहिए पैसा जो वो टैक्स देंगे तब उनके नाम ट्रांसफर होगी ना, वरना प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर होगी। ओह अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो इन चीजों का देखिए लोगों को कि किस तरह से टैक्स प्रीफर्ड वे में जानी है। अच्छा, बहुत से प्लान्स हैं इस एज के, जो आदमी अगर लेता है तो उसको विल फ्री में मिल जाती है, वो अपनी विल को खुद अपडेट कर सकता है। अच्छा, हाँ, मुझे तो लग रहा है कि ये वाला टॉपिक हमें सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि विल जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट और अपडेटेड विल होनी चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं विल नहीं, जो विल अपडेटेड अगर नहीं है तो वो एज बैड एज नो विल। नहीं तो अपडेटेड से क्या मतलब? अगर अब मैंने अभी विल बना ली, आपने आज बना ली और कल आपके अकाउंट में पैसे और ज्यादा आ गए हैं, आपका स्टेटस चेंज हो गया है, तो अपडेट तो आपने की नहीं विल। अच्छा, तो ऑलवेज आपको अपडेट करते रहना है। अच्छा, तो कुछ सीनियर्स के जो हैं प्लान्स ऐसे हैं कि अगर बाई करते हैं तो उसमें आपको फ्री में मिल जाती है विल। इसी तरह फुनरल्स के बहुत से प्लान्स हैं जो हम लोग मॉस्क को जो है वो कर देते हैं, असाइन कर देते हैं, बेनिफिशियरी बना देते हैं। अच्छा, तो हाँ, ताकि मतलब वो ऐसा वक्त होता है कि पैसों का बर्डन फैमिली बहुत हो जाता है, फैमिली आ जाए, ये हो जाए, तो वो डायरेक्ट वो पैसे मस्जिद को चले जाते हैं और मस्जिद वाले उसको जो है सारे इंतजाम कर देते हैं। उस वक्त फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आया और इमोशनल बर्डन से ये तो बहुत अच्छा बताया जी। यस, ये तो मतलब ये सारे होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आपको कल को कुछ हो जाए तो फिर आपके बच्चों के ऊपर प्रॉब्लम ना आए ना, कि उनके ऊपर कोई खर्चा ही ना हो। यही तो चीज है ना, इस फंडल ही का नहीं खर्चा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसका मतलब है कि सीनियर्स के लिए तो पूरी क्लास होगी। जी, कि जरूर हमारे नाज़रीन को चाहिए कि वो हैदर साहब से जरूर कांटेक्ट करें। हाँ, क्योंकि और ज्यादातर सीनियर्स को एक, मेरे ख्याल से सीनियर्स का एक आपको तो लेक्चर्स का एक क्लासेस करनी चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि जैसे
माँ बाप हम लोग हैं कि ऐसे एज इस सर्कल में आ जाते हैं अब 60 65 जी। तो ये रोड टू डिक्लाइन है राइट। हाँ। कभी भी आप जवानी का तो जिंदगी अल्लाह माफ करे किसी बिल्कुल, का हाँ। वो या बच्चों का, लेकिन जब बुढ़ापा में जब एक बीच पहुंच जाते हो और जब आप देखते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है या जो था वो पहले से ही सब बांट दिया बच्चों में, फिर खुद भी हैंडीकैप हो जाता है ना बंदा। तो ये सब चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से तो बिल्कुल पूरी एक हमें अच्छा सेशन करना पड़ेगा आपके लिए, और इसको खास तौर पे बताना पड़ेगा लोगों को कि आप बैठें, अब देखें कि सीनियर्स को क्या करना चाहिए राइट। तो मेरे ख्याल से अब क्या किया जाए क्योंकि टाइम भी चला जा रहा होता है। आप लोग मेरा कांटेक्ट दे दीजिए नाज़रीन जरूर को। बिल्कुल नहीं नाजरीन, तो, आप लोगों का भी आपका तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आए और बहुत सारी आपने नॉलेज दी। आप कह रहे हैं मुझे इन्फॉर्मेशन है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे इस एज वालों की नहीं थी, इसलिए भी मैं आपसे जो है ना इसके बारे में मालूम करूँगी क्योंकि सीनियर्स भी एक हम लोग हमेशा से हमारे एशियन लोग जो है ना हम लोग हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं। हम लोग हमारे बच्चे फिर बड़े होते हैं तो वो उनकी एजुकेशन में उसी में लगे रहते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें भी बूढ़ा होना है, हमारे पर भी ये प्रॉब्लम आनी है, कल को क्या हो हमें नहीं पता राइट। तो जब जिस मुल्क में बैठे हैं हमें बस ये होता है अच्छा चलो इलाज डॉक्टर कर देगा, हॉस्पिटल फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे देयर टू मेनी अदर एक्सपेंसेस जो लोगों को करने पड़ते हैं। और उसके लिए अगेन वही बात आ जाती है नाजरीन कि आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ती है, फोर्स सेविंग करनी पड़ती है, चाहे वो महीने के $25 हो, $50 हो, इतना तो हम इजीली निकाल सकते हैं। और $100 भी आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही पैसा है, ये मल्टीप्लाई होता है, इसको कहाँ डालना है, किधर डालना है, ये हैदर साहब जैसे लोग और दूसरे जो फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं वो आपको बताते हैं। तो कभी भी मेरे ख्याल से हिचकना नहीं चाहिए लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन, पढ़े लिखे लोगों से। ये जरूरी नहीं है जो भी आया आप उसको पैसे दो, फ्री प्लानिंग्स होती हैं, आप लाएं, आप सीखें, आप मालूम करें क्या है। फाइनेंशियल एनालिसिस करके दे देंगे जब उनके हालात उस तरह से हों जो प्लान कर सकें, तो वो उस वक्त से शुरू कर लें। और वही बात होती है ऐसे हालात होते नहीं है, बनाने पड़ते हैं राइट। मैं नहीं कहती कि सब कहेंगे मैं अच्छा कल tomorrow never comes राइट। जो भी होता है इंसान को उसी वक्त और सही फैसला करना होता है। 2-4 दफा लोगों से मिलें, मालूमात करें और अपने लिए इंफॉर्मेशन, बहुत से लोग हैं अभी भी आप यकीन करें जो हैंड टू माउथ हैं, जॉब्स करते हैं, उनके पास घर के लिए पैसे नहीं हैं। मैं एक आखिर में ही मेंशन करता चलूं कि लेकिन बहुत से लोग हैं कर रहे हैं वो तो और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी पिछले ही 2 वीक में मेरे साहिबा हैं $600 अपने बच्चों को दे रही थी और उनको मतलब वो चीजें नहीं मिल रही थी जो मिलना चाहिए थी, उसको सिर्फ 601 मैंने नहीं किया, उसी 600 के अंदर तीनों बच्चों में ईच बच्चे में विल यू बिलीव मोर देन $20,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये प्लानिंग वही बात हो गई, प्लानिंग सिर्फ उसको फाइन ट्यूनिंग कर दी, उसको करेक्ट कर दिया। तो जिन लोगों के पास हैं भी चीजें वो भी कांटेक्ट करके देख सकते हैं, 100 की है, 200 की है, 50 की है, उसको भी बेहतर बनाया जा सकता है। मालूम चले ना पैसा आपका जा कहाँ है। yes. जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे पैसे वहीं के वहीं पड़े हैं, वही 4,000 के 4,000 हैं 10 साल से। अब मैं ठीक कर दूंगा उसको, फिक्र ना कीजिए। वो हम लोग जब बैंक में काम करते थे जब थोड़ा बहुत सेव कर लेते थे, लेकिन एनीवेज वो जो है अगेन बात यही होती है कि सही प्लानिंग हो और थोड़ा बहुत जो है ना रिस्क फैक्टर भी होता है। लोग डरते हैं कि हमारे पैसे जो है ना इधर उधर ना हो जाए, लेकिन जब आप जैसे लोग बैठे हैं सही से आप इंफॉर्मेशन देंगे तो क्यों नहीं। हम तो चाहेंगे कि हमारे हर कोई जो है ना उनके पास एजुकेशन हो। हम इस मुल्क में रहते हैं, इतने सारे हमारे पास जराए हैं, तो व्हाई नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ इट राइट। तो सैयद हैदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम निकाला और मेरे ख्याल से और गुल के ख्याल से भी हमें 1-2 बार आपको और बुलाएंगे ताकि आप हमारी एक सीनियर पर डिटेल से आपसे बात करेंगे और कि हमें जो है ना आप बताएं कि भाई ये किस तरीके से है, क्या है, और हम कुछ सवालात भी ले लेंगे अगर लोगों से अगर कहना हो कि पूछना चाह रहे हो तो एनीवेज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ महीनों बाद दोबारा बुलाएं, क्योंकि अब हमारे पास रमज़ान भी आ रहा है, तो बाद में हम हैदर भाई को दोबारा यहाँ पर स्टूडियो में बुलाएं और एक अच्छा सा एक और प्रोग्राम करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है ऐसे एजुकेशंस की। तो नाजरीन हम लेते हैं यहाँ पर आपसे इजाज़त और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक अगले मेहमान के साथ।
समीना और मेरे साथ हैं गुल, और हम आज अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं बातों ही बातों में।